हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस क्लास में हम लोग एलयू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिया है। 21 क्वेश्चन से आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जो क्वेश्चंस है इंग्लिश में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ द सॉवरेंटीज इज हिस्टोरिकल एसोसिएट विद द राइज ऑफ। संप्रभुता का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से किसके उदय से जुड़ा है? मतलब क्या चीज उदय होगा? तो क्या वो सामंतवाद उदय होगा, या फिर पूर्ण राजशाही उदय होगा, या फिर लोकतंत्र उदय होगा, या फिर उपनिवेशीकरण से मुक्ति? बाबू यहाँ से उपनिवेशीकरण की मुक्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपनिवेश का मतलब होता है कि एक बड़े राज्य के द्वारा दूसरे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेकर के उसके विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना। तो ये तो होगा नहीं। लोकतंत्र की धारणा बहुत बाद में आई है, शुरू शुरू में राजतंत्र की ही धारणा चल रही थी। सामंतवाद बाबू ये एक तरीके से राजतंत्र के अंतर्गत एक व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पे संप्रभुता जैसी कोई चीज होती नहीं है। सही आंसर हो जाएगा पूर्ण राजशाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण राजशाही। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 21 नंबर क्वेश्चन का है उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य की प्रकृति मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को सही ढंग से समझाती है? मतलब जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है या फिर जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसको सही तरीके से समझाने का कार्य कौन सी करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली एक्सप्लेन द मैट्रिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट। मतलब जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो स्टेट को क्या कहना चाहती है, राज्य के बारे में क्या बताना चाहती है? तो वर्ग अंतर्विरोध से उत्पन्न हुआ है। यस, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ये वर्ग अंतर्विरोध से उत्पन्न हुआ है, और ये कहीं ना कहीं वर्ग को डिफाइन करता है या फिर वर्ग को बढ़ावा देता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को। ठीक है, शोषण का सबसे शक्तिशाली साधन, यस ऐसा माना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा जो है, मार्क्सवादी विचारधारा के जो समर्थक लोग हैं ये कहते हैं कि राज्य शोषण का एक सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर राज्य नहीं होता तो जो 90% लोग हैं, जो 99% लोग हैं, 1% लोग उसके शोषण नहीं कर पाते। ये कहता है कि जितने भी 99% लोग हैं इन सभी लोगों का जो संसाधन है 1% लोग यूज करते हैं, बाकी सभी लोगों को केवल और केवल 1% दे देते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष की भी बात करता है और शोषण का सबसे शक्तिशाली साधन भी मानता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग द्वारा संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं। सर्वहारा वर्ग मतलब ये सबसे निचला वर्ग होता है जो शोषण वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, तो नहीं करते हैं हिंसा। कहाँ करते हैं? कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अंतरराज्य प्रभावकारी का परिवर्तन प्रतीक, ना 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 ये भी नहीं है। सामाजिक विभाजन के को एक सतत वास्तविकता के रूप में व्यक्त करता है। यस, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और पांचवा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और पांचवा सही हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं है। ऑप्शंस में देखिए पहला, दूसरा, पांचवा है क्या? ऑप्शंस में पहला, दूसरा, पांचवा है क्या? नहीं, पहला, दूसरा और छठवां है। यहाँ पे 5 कर दीजिए, 5 होना चाहिए क्योंकि 5 ही ऑप्शन है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द थिंकर हु बेस्ड पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑन फिजिक्स एंड ज्योमेट्री वाज। वह विचारक जिसने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी तथा ज्यामिति के आधार पर किया है। तो कौन है भाई? मॉन्टेस्क्यू है क्या? नहीं है। थॉमस हॉब्स, रूसो, बेंथम। बाबू ये थॉमस हॉब्स हैं। थॉमस हॉब्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि राजनीति को मनोविज्ञान पर और मनोविज्ञान को भौतिकी तथा ज्यामिति पर आधारित किया जाता है। अब यहाँ पे थॉमस हॉब्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये प्रबल प्रबल निरंकुशवाद के समर्थक हैं। प्रबल निरंकुशवाद के क्वेश्चन पूछता है कि प्रबल निरंकुशवाद के समर्थक कौन है भाई? तो ये थॉमस हॉब्स हो जाएंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन। लेवियाथन, लेवियाथन। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत
ये सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है बाबू? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात की है। किसकी बात की है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात की है। बाकी कुछ इनके बारे में नहीं याद रखिएगा। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की है, लोकप्रिय संप्रभुता की, लोकप्रिय संप्रभुता। और रूसो ने ही सामान्य इच्छा की बात की है। किसकी बात की है? सामान्य इच्छा की भी बात की है रूसो ने ही, ठीक है ना। बेंथम जो है ये उपयोगितावाद की बात करते हैं, उपयोगितावाद की बात करते हैं। उपयोगितावाद के जनक बेंथम माने जाते हैं, उपयोगितावाद के जनक बेंथम माने जाते हैं। ये सब ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया, मॉन्टेस्क्यू को भी, रूसो को भी, थॉमस हॉब्स को भी और बेंथम को भी। यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो भाई इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बाबू। देखो, विचारशील लोकतंत्र, विचारशील लोकतंत्र के समर्थक जोर देते हैं विचारशील लोकतंत्र है, ठीक है। तो क्या ये संसदीय संप्रभुता पर, न्यायिक स्वायत्ता पर, कार्यकारी या फिर लोकप्रिय भागीदारी पर? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा लोकप्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं। विचारशील लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का भाग होता है, जनता का भाग होता है, जनता का भाग। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन अब्राहम लिंकन के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लोकप्रिय भागीदारी है, ये विचारशील लोकतंत्र के समर्थक जो होते हैं वो जोर देते हैं। मतलब कहते हैं कि जब भी लोकतंत्र है तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ वन द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक स्थानीय सरकार अपना अधिकार राज्य सरकार से प्राप्त करती है, क्या यह सत्य है और उसके अधीन है? स्थानीय सरकार राज्य सरकार से स्वतंत्र है, स्थानीय सरकार संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती है। तीसरा ऑप्शन सही है बाबू, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायत, पंचायती राज, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर नगर पालिका, नगर पालिका, ये सब क्या होती हैं? स्थानीय सरकार होती हैं, एक तरीके से स्थानीय सरकार। और इनका जो प्रावधान है वो संविधान के द्वारा प्राप्त है, संविधान के द्वारा इनको दिया गया है, और संशोधन करके दिया गया था। 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा इनको प्रावधान दिया गया है कि ये अपना अधिकार संविधान के तहत, संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो बिल था 73 और 74 के द्वारा इनको कहीं ना कहीं शासन करने की शक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज और डिसिप्लिन्ड मल्टी पार्टी सिस्टम? निम्नलिखित में से किस देश में अनुशासित बहुदलीय प्रणाली है बाबू? भारत। भारत की बात करें, भारत में कई पार्टियां हैं, बहुदलीय पार्टी है। ये लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जाकर के संसद में अपना अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं। जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है, जो बहुमत दल का सरकार होता है, उसी का जो नेता होता है वो जाकर के अपना लीडर्स चुनता है, ठीक है। और वही लीडर्स जाकर के वो बनता है वहां पे नेता, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा उसको अपॉइंट करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ये कहाँ की पार्टी है? क्या इंडोनेशिया की एक सत्तारूढ़ पार्टी है, म्यांमार की विपक्षी पार्टी है, भूटान की सत्तारूढ़ पार्टी है, या फिर इंडोनेशिया की पार्टी है? बताना है आपको कहाँ की है भाई। ये जो है म्यांमार की एक पार्टी है, म्यांमार की एक विपक्षी पार्टी है, ये बात याद रखिएगा। और इसे एनएलडी बोला जाता है। और इनके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑन सांग सू, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या था? ऑन सांग सू, ठीक है। इन्होंने ही म्यांमार में एक पार्टी का गठन किया था जिसे हम लोग बोलते हैं एनएलडी, यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये म्यांमार की एक पार्टी है, म्यांमार की एक पार्टी है। यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई भाई, यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान को दर्जी निर्मित संविधान कहा जाता है? दर्जी निर्मित संविधान,
क्या ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस के चौथे गणराज्य का संविधान, फ्रांस के पांचवें गणराज्य का संविधान, संयुक्त जर्मनी का संविधान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस के पांचवें गणराज्य का संविधान, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो एक तरीके से चौथा जो गणराज्य था इसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। चौथा गणराज्य का संविधान जो था वो खत्म कर दिया। इसको बेसिकली लाया किसने था, तो चार्ल्स डी गाल के द्वारा लाया गया था। चार्ल्स डी गाल, ठीक है ना। चार्ल्स डी गाल के द्वारा ये सब एक तरीके से लाया गया था, और ये चौथे की जगह पांचवें जो गणराज्य है उसमें इसको लागू कर दिया गया। पांचवें गणराज्य में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। 1958 में इसको अपनाया लिया गया था, ठीक है ना। और जो चौथा संविधान था उसको समाप्त कर दिया। कब अपनाया गया था, 1958 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बाबू, 1958 में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो दर्जी निर्मित संविधान है ये किसने लाया था, तो चार्ल्स डी गाल ने लाया था, और ये जो है 1958 में लागू किया गया था, और ये जो चौथा गणराज्य का संविधान था उसको प्रतिस्थापित करने का काम किया था, ठीक है। तो ये बाबू आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति को बढ़ावा देना चाहता है। द पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सीक टू प्रोमोटेड, किसको भाई, फार्मल इक्वलिटी को, या फिर सब्सटेंसिव को, या फिर इनइक्वलिटी को, या फिर मेरिटोक्रेसी को? बताइए तो, क्या औपचारिक समानता को, या फिर वास्तविक समानता को, असमानता को, या फिर मेरिटोक्रेसी? सही आंसर हो जाएगा बाबू वास्तविक समानता को। देखिए सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति जो होती है वास्तविक समानता को बढ़ावा देती है, वास्तविक समानता को बढ़ावा देती है। और सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति है मतलब एक तरीके से सुरक्षा के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, सुरक्षा के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये वास्तविक समानता जो जहां पे होता है वहां पे सुरक्षा के लिए कभी भी भेदभाव का काम नहीं किया जाता है, ठीक है बाबू। ये भी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू प्रेसिडेंटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एनओटी करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट। यहाँ पे एनओटी नहीं है बल्कि नॉट करेक्ट है। कह रहा राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बताइए भाई, चारों कथन को पहले देख लेते हैं। देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि उसके पास लागू करने के लिए अपना कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। दूसरा है मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। वास्तविक कार्यपालिका विधायिका है, और सिद्धांत और व्यवहार के बीच कोई अंतर नहीं है। देखो ये जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, मैं बता दूं कि ये हमेशा संकटकालीन स्थिति में लागू किया जाता है। संकटकालीन बाबू, जब संकटकालीन स्थिति रहता है ना तभी लागू किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद दिया है 352, 356 और 360 बाबू। ये जो होता है ये किसी भी प्रकार का युद्ध वगैरह हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, ठीक है। और ये जो 356 लगता है ये कोई राज्य होता है जैसे यूपी बिहार, ये अपना शासन चलाने में फेल हो जाता है तो एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो ये राज्य के लिए है और ये राष्ट्र यानी देश के लिए है, और ये वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। मान के चलो कि इन तीनों में से कोई भी आपातकाल लग गया, ठीक है, तो एक कैबिनेट बनती है, एक कैबिनेट बनती है। इस कैबिनेट को बनाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी भी राज्य में। अगर पूरे देश में युद्ध की कंडीशन चल रही है तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैबिनेट बनता है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यस जी हाँ, ये जो कैबिनेट बनता है ये राष्ट्रपति ही बनाता है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में। तो ये जो आपातकालीन स्थिति में कैबिनेट बनता है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका ही विधायिका है। यस, वास्तविक कार्यपालिका ही विधायिका होती है। सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सैद्धांतिक जो राजा होता है या फिर सैद्धांतिक जो सुप्रीम होता है वो राष्ट्रपति होता है, और व्यवहारिक भी, मतलब व्यवहारिक शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और सैद्धांतिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। और ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि उनके पास लागू करने के लिए अपना कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। ये वाला गलत हो जाएगा,
ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कंडीशन लागू होता है ये सामान्य स्थिति में लागू होता है, ठीक है, और ये सब संकटकालीन स्थिति में लागू होता है। और क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली भारत में कब लगता है? इमरजेंसी में, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें सामान्य स्थिति में जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका में भी यही सिस्टम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली वहां पे कंप्लीटली लगा रहता है हमेशा, वहां पे राष्ट्रपति शासन ही है वास्तविक रूप में भी और वैसे भी, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, चारों ऑप्शंस भी हमने क्लियर कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लोगों की संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया है? Who of the following distinguish between the sovereignty of the people and political, ठीक है। तो ये है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे सही आंसर्स हो जाएंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो। यहाँ पे 5 हो गए भाई, लेकिन सही आंसर्स कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रूसो महोदय। कौन हो जाएंगे? रूसो महोदय हो जाएंगे। रूसो महोदय ने जो लोगों की संप्रभुता है उसको लोकप्रिय संप्रभुता बोले हैं। लोकप्रिय संप्रभुता क्या बोले हैं? लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सामान्य इच्छा, मतलब खूब ढेर सारा लोग मिल करके, पूरे देशवासी लोग मिल करके एक ही बात को करें कि ये बात सही है, तो उसको आप सही मान लीजिए, वही होता है सामान्य इच्छा, वही होता है सामान्य इच्छा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकप्रिय संप्रभुता। तो रूसो महोदय हैं, यही दोनों क्या किए हैं? एक तरीके से अंतर करने का काम किए हैं। देखो प्लेटो महोदय के बारे में बता दें तो ये एक दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं, दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं, और साथ ही साथ जो आदर्श राज्य है ना, आइडियल स्टेट, उसकी कल्पना करते हैं, ठीक है। तो आदर्श राज्य और जो दार्शनिक राजा है इसकी कल्पना कौन करता है? इसकी कल्पना प्लेटो करते हैं। और प्लेटो को हम लोग दर्शन शास्त्र के जनक भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर ले अरस्तु की, तो अरस्तु तो भाई एक तरीके से ये राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक है, ठीक है, राजनीति विज्ञान के जनक। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है पुस्तक का? पॉलिटिक्स है। आगे देखो बाबू, हॉब्स महोदय हैं। हॉब्स महोदय सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी वो क्या लिखी थी? लेवियाथन। देखो बाबू ध्यान से याद रखते चलना, साथ साथ में याद रखते चलोगे ना बढ़िया रहेगा। इन्होंने पुस्तक जो हॉब्स ने लिखी थी क्या लिखी थी? लेवियाथन लिखी थी, लेवियाथन। और इसी पुस्तकों में क्या दिया था? सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। लेवियाथन जो था ये किस लिए लिखा गया था? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत को बताने के लिए। इनको माना जाता है कि ये प्रबल निरंकुश समर्थक है, प्रबल निरंकुश समर्थक है, प्रबल निरंकुश समर्थक है, ठीक है ना। अब लाक महोदय की बात करें तो ये बेचारे बहुत ही उदारवादी हैं, ठीक है ना। और रूसो महोदय के बारे में आप लोग जान ही लिए हैं। ये भी देखो हॉब्स, लाक, रूसो, ये तीनों के तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सप्लेनेशंस बताए बाबू, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। देखो राजनीतिक दर्शन के इतिहास की पहचान की खोज इतिहास से की गई थी, मतलब किस इतिहास से? तो न्याय के इतिहास से हो जाएगा बाबू। न्याय के इतिहास से एक तरीके से राजनीतिक दर्शन के इतिहास की खोज की गई है, ठीक है। इसमें कुछ दूसरा बताने वाला है नहीं, एक्सप्लेनेशन करने लायक है नहीं है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा है बाबू? डॉक्टर गार्नर महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत ये दोनों क्या किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो राजनीति तभी प्रारंभ होती है जब राज्य अस्तित्व में आएगा, और जैसे ही राज्य खत्म हो जाएगा तो राजनीति भी खत्म, ठीक है। ये गार्नर महोदय का कथन है, ठीक है ना। यहाँ पे अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? अरस्तु महोदय राजनीति विज्ञान के बारे में कहते हैं राजनीति विज्ञान क्या है? एक तरीके से अधिपति विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। क्या है? सर्वोच्च विज्ञान है। क्या है? सर्वोच्च विज्ञान है, ठीक है ना। तो ये भी कथन आपको याद रखना है कि अधिपति विज्ञान भी है, सर्वोच्च विज्ञान भी है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पाल जेनेट महोदय की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ये ऐसे ही ऑप्शन में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग आर 3 एलिमेंट्स इन मैन। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू? कारण, न्याय, समानता होता है। क्या?
कारण आत्मा भूख होता है क्या? न्याय स्वतंत्रता और समानता होता है क्या? कारण आत्मा न्याय होता है क्या? चौथा वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, कारण आत्मा और न्याय। मतलब मनुष्य का जन्म किस कारण हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसके अंदर आत्मा ही है। और इन्होंने, प्लेटो ने ही न्याय की बात की है, आदर्श न्याय की बात की है, आदर्श न्याय, आदर्श न्याय की भी बात की है इन्होंने, और आदर्श राज्य की भी बात की है इन्होंने, आदर्श राज्य की भी बात की है इन्होंने। ठीक है, आदर्श न्याय और आदर्श राज्य दोनों की बात इन्होंने ही की है। ठीक है, अब देखो बाबू, ये तो हो गए, डी वाला ऑप्शन सही हो गया, कारण आत्मा न्याय, कारण आत्मा न्याय। देखो, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बाबू? तो राजनीति विज्ञान का जनक जो माना जाता है, अरस्तु महोदय को माना जाता है, अरस्तु महोदय को माना जाता है। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी बाबू? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। अब ये है मैकियावेली, मैकियावेली को क्या कहा जाता है? आधुनिक, आधुनिक राजनीति के जनक, आधुनिक राजनीति के जनक, आधुनिक राजनीति के जनक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो मैकियावेली हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो बाबू कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, इसके राजनीतिक दर्शन है, इसके जनक कौन है बाबू? प्लेटो महोदय हो जाएंगे, प्लेटो महोदय हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटो महोदय हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम सबको एक्सप्लेन कर दो, सबको उधार डालो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया साफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार किसने प्रस्तुत किया है? हु हैज पुट द फोर्थ द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सोरेन, मतलब सर्वशक्तिमान, एकदम सबसे प्रबल। तो क्या रूसो ने किया है, या फिर हॉब्स ने, या फिर लॉक ने, या फिर जे.एस. मिल ने? तो कौन यहाँ पे सही हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे हॉब्स महोदय। कौन हो जाएंगे? हॉब्स महोदय। हॉब्स महोदय क्यों, क्यों हॉब्स महोदय सही हो जाएंगे? देखो, हॉब्स महोदय ने बात की है निरंकुश संप्रभुता की। किसकी बात की है? निरंकुश संप्रभुता की बात की है हॉब्स महोदय। निरंकुशता के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? हॉब्स महोदय। इन्होंने सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार प्रस्तुत किया है। ये कहते हैं कि देखो बाबू, सर्वशक्तिमान जो व्यक्ति होगा वही राज्य को चला सकता है। क्यों? मान के चलो कि किसी भी एक व्यक्ति के पास निरंकुश शासन की शक्ति है, तो किसी भी प्रकार की अराजकता को, किसी भी प्रकार के विद्रोह को तुरंत दबा देगा और राज्य का शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से चलाएगा। समझे? लेकिन इनका कथन भी कहीं ना कहीं अपने आप में गलत ही है, क्योंकि निरंकुश संप्रभुता के समर्थक है। कहीं वो एक तरीके से, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम हो जाए, निरंकुश हो जाए, वो किसी की सुने ही ना, अपने हिसाब से जो भी कहे वही कानून है, वही जो है लागू कर दे। तो ऐसे भी तो नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे हॉब्स महोदय। हॉब्स महोदय सर्वशक्तिमान संप्रभु के विचारक हैं। इन्होंने एक शब्द यूज किया था, बर्बर, बर्बर यूज किया था। ये बर्बर नामक शब्द जो इन्होंने यूज किया था, ये कब यूज किया था? जब इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत में इन्होंने जो प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की थी, उस प्राकृतिक मनुष्य को, आदिमानव को एक तरीके से बर्बर कहा। एक तरीके से क्या कहा? बर्बर। बर्बर मतलब किसी काम का नहीं, एकदम झगड़ा मार करते हैं सब आपस में, कुछ भी कर लेते हैं, झुटौल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आदर्श बर्बर शब्द का इन्होंने यूज किया था। ठीक है, अच्छा, ये जो रूसो महोदय हैं, इन्होंने आदर्श बर्बर का यूज किया था, आदर्श बर्बर। ठीक है ना, आदर्श बर्बर। इन्होंने बर्बर शब्द का यूज किया था, इन्होंने आदर्श बर्बर शब्द का यूज किया था, क्योंकि ये भी तो उससे संबंधित है, ये भी तो उसी से संबंधित है जो समझौता सिद्धांत है। और लाक महोदय भी है। लाक महोदय कहते हैं कि मनुष्य अच्छा था, मनुष्य एकदम बढ़िया था, अपने आप में बढ़िया था। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने तर्क दिया कि कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, यहाँ पे जे.एस. मिल महोदय का कोई विशेष मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे हॉब्स। लाक ने क्या किया था? लाक को क्या कहा जाता है? एक तरीके से उदारवाद के समर्थक कहा जाता है। हाँ, लाक को उदारवाद का समर्थक माना जाता है, और रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता और समान इच्छा का समर्थक माना जाता है। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एंड ऑफ द स्टेट। क्या लॉजिकल है, लीगल है, एथिकल है, नॉन ऑफ दिस? क्या तार्किक है, कानूनी है, नैतिक है? इनमें से कोई नहीं, नैतिक है। क्या है? नैतिक है। इनका मानना है कि अरस्तु के अनुसार जब राज्य का अंत होगा उस समय सभी लोग क्या हो जाएंगे? नैतिक हो जाएंगे। सभी लोग क्या हो जाएंगे? नैतिक हो जाएंगे, और नैतिकता के साथ ही राज्य का अंत होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है,
तो ये अरस्तु महोदय ने कहा है। अरस्तु महोदय को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है, अधिपति विज्ञान माना है और सबसे बड़का वाला विज्ञान मान लिया है। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो ये तो हो गया 37 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु रिगार्ड डेमोक्रेसी एज प्रिवेंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। लोकतंत्र सरकार, लोकतंत्र को सरकार का विकृत रूप कौन मानता है? क्या जेएस मिल महोदय मानते हैं, या फिर अरस्तु महोदय मानते हैं, या फिर टीएच ग्रीन महोदय, या फिर बेंथम महोदय, कौन मानते हैं? भाई 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय, अरस्तु महोदय एक तरीके से प्राचीन काल में थे, प्राचीन काल में थे। देखो अरस्तु महोदय जब थे, इनके पहले थे प्लेटो और उनके पहले थे सुकरात। ठीक है, तो सुकरात के बाद सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य जो हुए वो हो गए अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो थे इन्होंने कहा कि देखो भाई लोकतंत्र सरकार सही नहीं है, लोकतंत्र सरकार सही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र सरकार क्यों नहीं सही है भाई? लोकतंत्र सरकार में जनता अपनी इच्छा से काम करेगी, जनता के हिसाब से सब काम होगा। अब बताओ जनता को क्या जानकारी है कि सब काम अपने हिसाब से करेगी? इन्होंने ना दास को प्राकृतिक माना है। दास कहते हैं कि देखो भाई अगर किसी के यहाँ नौकर चाकर है ना, तो उनको जो है प्राकृतिक रूप से भेजा गया, भगवान ने उनको भेजा है। क्यों भेजा है? उतने उनको बुद्धि दिया है कि वो दास बन करके रहें। ठीक है, और ये चीज दोनों के हित के लिए, एक तो मालिक के हित के लिए है और दूसरे दास के हित के लिए। ठीक है, ये भी बात उन्होंने कही। ठीक है, तो एक तरीके से वही बात इन्होंने कहा कि भाई अगर लोकतंत्र की बात करें तो उसमें दास भी है, मालिक भी है, बिचौलिया भी है, इधर उधर के सब लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। अब बताओ सभी वर्ग के लोग कैसे शासन प्रशासन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सबसे बेकार वाला शासन है लोकतंत्र, सबसे बेकार वाला शासन है लोकतंत्र। और सबसे बढ़िया किसको बताया? सबसे बढ़िया बताया इन्होंने जो शासन प्रशासन है राजवंश का, राजतंत्र को। ठीक है, राजतंत्र को इन्होंने सबसे बढ़िया बताया है। और सबसे बेकार किसको बताया है? लोकतंत्र को बताया। सबसे बेकार किसको बता दिया बाबू? लोकतंत्र को बता दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें सभी को? चलो भाई यहां तक की बातें मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुकी है। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटो सिस्टम कम्युनिज्म मींट ओनली फॉर सोल्जर्स एंड वर्कर्स एंड फिलोसफर्स एंड सोल्जर्स, या फिर फिलोसफर सोल्जर्स वर्कर्स, या फिर फिलोसफर एंड वर्कर्स। प्लेटो की साम्यवाद प्रणाली केवल के लिए है, किसके लिए भाई? सैनिक और कार्यकर्ता, दार्शनिक और सैनिक, दार्शनिक सैनिक कार्यकर्ता, या फिर दार्शनिक और कार्यकर्ता। बाबू केवल और केवल दार्शनिक और सैनिक के लिए, दार्शनिक और सैनिक के लिए क्या है भाई? साम्यवाद की प्रणाली है। देखो प्लेटो का साम्यवाद भी एक तरीके से, साम्यवाद का सिस्टम भी बहुत तगड़ा लेवल का है। प्लेटो का साम्यवाद सिस्टम बहुत तगड़ा लेवल का है। इनका न्याय, इनका साम्यवाद बहुत तगड़े लेवल का है। प्लेटो कहते हैं कि देखो बाबू जो राजा है ना, जो राजा है उसको दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होता है तब तक वो राज्य का शासन प्रशासन नहीं कर पाएगा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द लॉज, और रिपब्लिक नामक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखे थे। रिपब्लिक नामक पुस्तक जो इन्होंने लिखा था ना, ये एकदम कल्पना के आधार पर लिख दिए थे, जो वास्तव में है नहीं, वास्तविकता में जिसको लागू नहीं किया जा सकता है, उसी कल्पना के आधार पर इन्होंने लिखा था। इन्होंने कहा कि एक राज्य में 5040 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज्यादा अगर व्यक्ति होंगे तो राज्य पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से रिपब्लिक में इन्होंने ये बात लिखी थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपनी ओपिनियन को चेंज कर दिया। द लॉज नामक पुस्तक में फिर लिखा कि अरे 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 अरे, जो हमने रिपब्लिक में सिद्धांतवा दिया था ना, वो गड़बड़ हो गया था। अब बताओ 5040 व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, कैसे हो सकता है? ये जो दार्शनिक राजा है, अब बताओ 50 साल तक दार्शनिक दर्शन सीखने में लग जाएगा, 50 साल के बाद वो राजा बनेगा। कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था। तो 50 साल के बाद कोई राजा बनेगा तो उसके बॉडी में काहे रह जाएगा? कहाँ लड़ाई उड़ाई कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली यही बात इन्होंने कही थी, यही बात इन्होंने कही थी। ठीक है, फिर बाद में द लॉज नामक पुस्तक जब इन्होंने लिखी तो सब कुछ चेंज कर दिया, अपनी पूरी विचारधारा भी चेंज कर दिया। लेकिन साम्यवाद भी इन्होंने द लॉज नामक पुस्तक में बताई थी। और इन्होंने कहा कि देखो भाई दार्शनिक और सैनिक ये दोनों साम्यवादी होने चाहिए। एक चीज इन्होंने और कहा था, इन्होंने कहा कि देखो भाई पत्नी नहीं होनी चाहिए, अगर राजा बनना है तो पत्नी नहीं होनी चाहिए, खुद का धन नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? ओवरऑल इन्होंने बात की थी। ठीक है, सैनिकों के लिए भी इन्होंने यही बात की थी। ठीक है, सैनिकों के लिए। ठीक है, तो प्लेटो की जो साम्यवादी सिस्टम है ये केवल और केवल दार्शनिक और सैनिकों के लिए है। किसके लिए है? दार्शनिक और सैनिकों के लिए है। ठीक है, चलो बाबू यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हु डिफाइन जस्टिस ट्रीटिंग इक्वल इक्वलिटी एंड अनइक्वल अनइक्वल स्टोकेनिकली। ठीक है, तो किसने न्याय को समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान रूप से एक तरीके से कहा है कि मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार करिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करिए। तो ये किसने कहा है भाई? ये अरस्तु महोदय ने कहा। किसने कहा है? अरस्तु महोदय ने कहा। ठीक है ना, अरस्तु महोदय कहते हैं कि समान लोगों के साथ क्या करिए? समान व्यवहार करिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करिए। और फिर यहाँ पे जो जे.एस. मिल महोदय हैं, ये स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं। यहाँ पे जो टी.एच. ग्रीन महोदय हैं, टी.एच. ग्रीन महोदय, ये एक तरीके से उदारवादी विचारक है। तो ये उदारवादी विचारक है, तो उदारवाद और नैतिकता की बात करते हैं। उदारवाद और नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे जो बेंथम महोदय हैं, ये उपयोगिता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपयोगिता की बात करते हैं। उपयोगिता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपयोगिता। ठीक है, और साथ ही साथ ये कानूनी नैतिकता की भी बात करते हैं। कानूनी नैतिकता। ठीक है, मान के चलो कि अगर ये सब चीज तुम्हें पता होगा तो ऑप्शंस को तुम तुरंत क्लियर कर लोगे कि देखो बाबू, जे.एस. मिल महोदय तो स्वतंत्रता व्यक्तिगत से संबंधित है, तो इस तरीके की बात करेंगे? नहीं करेंगे। अब ये टी.एच. ग्रीन महोदय तो उदारवाद की बात करते हैं। उदारवाद का मतलब सब कुछ होता है सबके लिए। ठीक है, उपयोगितावाद में भी वही है भाई, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ज्यादा से ज्यादा समान और ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे, यही उपयोगितावाद है। ये बेंथम महोदय ने कहा है, समझे कि नहीं? तो एक तरीके से ये बातें याद रखनी है, सबके बारे में बातें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बातें मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुकी हैं। यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई? एक बार कमेंट करके बताओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 41 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हु आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी विथ मोनार्की। लोकतंत्र की पहचान भीड़ तंत्र से किसने की है भाई? ये प्लेटो महोदय ने की है। किसने की है? प्लेटो महोदय ने। देखो प्लेटो महोदय क्या कहते हैं? प्लेटो महोदय कहते हैं कि भाई लोकतंत्र नहीं है। क्या कहते हैं? लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। क्यों भीड़ तंत्र है बाबू? देखो, जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है वो लोकतंत्र में शामिल हो जाता है, उसके पास भी वोट डालने का अधिकार होता है। तो अब बताओ, जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, पढ़ा लिखा है ही नहीं, साक्षरता उसके अंदर है ही नहीं, शिक्षित वो है नहीं, तो बताओ कैसे शासन प्रशासन की व्यवस्था को देख सकता है, समझ पाएगा? ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि भाई देखो, लोकतंत्र एक तरीके से भीड़ तंत्र है। जहां भी लोकतंत्र शासन है, देखो जितने भी पुराने विचारक होंगे ना, पुराने विचारक, वो सब के सब राजतंत्र के समर्थक होंगे। राजतंत्र की वो सब कहते हैं कि राज करना या फिर शासन करना। ठीक है ना, शासन करना ये क्या है? एक प्रकार की कला है। क्या है? एक प्रकार की कला है। बात समझे कि नहीं? और ये एक प्रकार की जो कला है, ये सबके बस का नहीं है। इसीलिए ये लोग राजतंत्र के समर्थक हैं, राजतंत्र के समर्थक हैं, राजतंत्र का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि मान के चलो इसमें दास भी है, ठीक है, इसमें अनपढ़ भी है, ठीक है, इसमें महिला भी है। महिला को भी इन लोगों ने निचली श्रेणी में रखा है, तो ये लोग जब शासन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो इस शासन के बारे में भागीदारी कैसे कर सकते हैं? तो इसे भीड़ तंत्र ही कहा जाएगा ना, इसे भीड़ तंत्र ही कहा जाएगा। तो भीड़ तंत्र बेसिकली कहा किसने है? तो प्लेटो महोदय ने कहा। दार्शनिकता का सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो महोदय ने दिया है। दर्शन के जनक किसे कौन कहे जाते हैं? प्लेटो महोदय कहे जाते हैं। आदर्श राज्य की कल्पना किसने की है? प्लेटो महोदय ने की है। 5040 व्यक्ति एक आदर्श राज्य में होने चाहिए, किसने कहा है? प्लेटो महोदय ने कहा है। द लाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो। इस सब काम प्लेटो का है, समझे कि नहीं? तो ये प्लेटो जो है एक तरीके से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहते हैं, और जो अरस्तु है कहते हैं विकृत रूप मतलब बेकार का है, लोकतंत्र सिस्टम बेकार है, समझे कि नहीं? तो ये है अरस्तु महोदय। और सुकरात महोदय तो एकदम नैतिकता का केवल प्रचार करते रहते हैं, ठीक है, और एक तरीके से नैतिकता का ही प्रचार किए थे। ठीक है, कांट महोदय तो बहुत बात के हैं भाई, कांट महोदय का कोई बहुत विशेषता ही नहीं। ठीक है, कांट महोदय बहुत बात के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ पॉलिटिक्स रिटन बाय। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले ही बता दिए, अरस्तु ने लिखी है। किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है। अच्छा, हीगल महोदय जो है, हीगल महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो भाऊ, राज्य जो है ना ईश्वर का रूप है।
राज्य, राज्य ईश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है, ठीक है ना। राज्य को इन्होंने क्या मान लिया, ईश्वर मान दिया। हिगल यहाँ पे आ गए तो हिगल के बारे में बता दिए, इत्तेफाक से एक दो लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको बता दिया जाता है। चलो देखो, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने दिया है भाई, किसने प्रतिपादित किया है? द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोपोर्शनल इक्वलिटी वाज द प्रोपाउंडेड बाय, तो क्या सुकरात ने दिया है, क्या अरस्तु ने दिया है, क्या प्लेटो ने दिया है, कांट ने दिया है, किसने दिया, किसने दिया, आपको बताना है भाई। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएंगे अरस्तु महोदय। कौन हो जाएंगे? अरस्तु महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु महोदय, ठीक है। अरस्तु महोदय ने अनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया है। अनुपातिक समानता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? एक अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिए, सभी लोग समान है, उसके हिसाब से देखिए कितने लोग समान है, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी लोगों को हर चीज में समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। यही अनुपातिक समानता का सिद्धांत है और यही वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत भी है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, तो किसने दिया भाई? अरस्तु महोदय ने। अरस्तु महोदय ने क्या दिया है? वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि देखो भाई, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं उनको संसाधन मिलना चाहिए समान रूप से, अवसर मिलना चाहिए समान रूप से, वो सभी संसाधनों का प्रयोग समान रूप से कर सके, ठीक है। ये किसने कहा है? ये अरस्तु महोदय ने कहा। प्लेटो महोदय ने क्या कहा है? प्लेटो महोदय ने कहा है राजनीतिक संरचना, मतलब राजनीतिक समाज की संरचना। एक तरीके से प्लेटो महोदय ने राजनीतिक समाज की संरचना के बारे में बताया, राजनीतिक समाज की संरचना के बारे में बताया। यहाँ पे जो कांट महोदय हैं, कांट महोदय नैतिकता के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, बेंथम महोदय उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। कांट महोदय नैतिकता, ठीक है। यहाँ पे बेंथम महोदय हैं ये उपयोगिता, ठीक है। इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है इनका। बात समझे कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राज्य का प्राकृतिक जीव मानते हैं किसको भाई? सॉरी, यहाँ पे राज्य को प्राकृतिक जीव कौन मानता है? राज्य को प्राकृतिक जीव, तो राज्य को प्राकृतिक जीव मानने का काम कौन करते हैं? अरस्तु महोदय मानते हैं। राज्य को प्राकृतिक जीव अरस्तु महोदय मानते हैं। ये मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। इनका एक कथन है, क्या कथन है? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, जंगलों में रहता है, तो या तो वो जानवर है या तो वो कोई देवता है, या तो वो कोई जानवर है या तो वो कोई देवता है, ठीक है। तो यही कथन बेसिकली इन्होंने कहा है और राज्य को भी एक प्राकृतिक जीव मानते हैं और एक तरीके से मनुष्य को भी एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। और इनका कहने का मतलब ये भी है कि राज्य जो है प्राकृतिक संस्था है। क्या है? प्राकृतिक संस्था भी है। और ये कहते हैं कि राज्य जो है धीरे धीरे विकास हुआ है, ठीक है ना। अचानक डेवलपमेंट नहीं हुआ, धीरे धीरे विकसित प्रणाली से ये डेवलप हुआ है। बात समझे कि नहीं? विकसित प्रणाली से ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लेटो महोदय के बारे में तो बहुत बता दिए, कांट के बारे में बात करें तो नैतिकता है, बेंथम महोदय की बात करें तो उपयोगिता के सिद्धांत, अधिकतम लोगों का अधिकतम प्रयोग। हाँ, इन्होंने कहा है, प्लेटो ने एक कथन कहा, इसको याद रखना है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये कथन याद रखना। राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये किसने कहा है? ये प्लेटो महोदय ने कहा है। चलो भाई आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शासन का सर्वोत्तम रूप है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या राजशाही, कुलीन तंत्र, राज व्यवस्था या फिर अभिजात वर्ग? बाद में अरस्तु को एहसास होता है तो ये राजशाही को भी तोड़ देता है, कुलीन तंत्र को भी, राज व्यवस्था को भी, अभिजात वर्ग को शासन का सत्ता हाथ में देता है। अभिजात वर्ग बेसिकली मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग जिनके अंदर बुद्धिमत्ता और नैतिकता विद्यमान होती है, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता और नैतिकता विद्यमान होती है और ये लोग शासन प्रशासन को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। बाद में जब अरस्तु को एहसास होता है तो कहता कि देखिए अभिजात वर्ग के लोग शासन व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, इसलिए अगर अभिजात वर्ग के लोग शासन व्यवस्था को चलाएं तो वो शासन का सबसे सर्वोत्तम स्वरूप माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल बेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा
अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन, द जनरल विल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, सामान्य इच्छा किसकी राजनीतिक अवधारणा है बाबू? जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, ये जो रूसो है इनका कथन याद रखिएगा। ये कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो सामाजिक संबंधों से जकड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कौन? मनुष्य। ये जीन जैक्स रूसो महोदय ने कहा है। और इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की भी बात की है, इन्होंने समान इच्छा की भी बात की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। हाब्स के बारे में बात करें बाबू, लेवियाथन लिखे हैं, लेवियाथन लिखे हैं। निरंकुश संप्रभुता के जनक माने जाते हैं, प्रबल निरंकुश समर्थक हैं। और इन्होंने कहा कि भाई जो सर्वोच्च है वही सर्वोच्च है, जो सर्वोत्तम है वही सर्वोत्तम है। और इन्होंने एक तरीके से राजतंत्र को ही सपोर्ट किया है, लोकतंत्र का बहुत बड़े लेवल पे आलोचना किया है। ठीक है, लॉक महोदय हैं, लॉक महोदय भी एक तरीके से उदारवादी माने जाते हैं, ये भी समर्थक हैं, ये भी समर्थक है। किसके समर्थक हैं भाई? सामाजिक समझौता सिद्धांत के। सामाजिक समझौता सिद्धांत इन्होंने दिया है। देखो भाऊ, हाब्स और रूसो में एक अंतर है। रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन पूछता है, और हाब्स ने बर्बर शब्द का प्रयोग किया है। ये दोनों किसके लिए प्रयोग किए हैं? तो प्राकृतिक अवस्था में जो आदि मानव थे उनके लिए प्रयोग किए हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में जो आदि मानव थे उनके लिए प्रयोग किए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य इच्छा तो हो ही गया। रूसो के राजनीतिक दर्शन ने इसके लिए आधार प्रस्तुत किया था। किसके लिए आधार प्रस्तुत किया था भाई? राजनीतिक संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, पूर्ण संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। लोकप्रिय संप्रभुता। रूसो जहां भी आते हैं बेहिचक होकर के, रूसो जहां भी आते हैं बेहिचक होकर के लोकप्रिय संप्रभुता पर टिक कर दो, समान इच्छा पर टिक कर दो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे टिक कर दो। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन रूसो से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रूसो के अनुसार लोगों को अपनी स्वतंत्रता एक निरंकुश राजा को सौंपने के बदले में क्या मिलता है? What do people return to surrendering their freedom and absolute monarch according to Rousseau? मतलब इन्होंने कहा कि भाई देखो, आप अपनी शक्तियों को एक ऐसे राजा को दे देते हो जो निरंकुश है। अब आप उसको दे करके शक्ति, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ प्राप्त होगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, एकदम बेकार हो जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपके शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, संरक्षण भी नहीं प्राप्त होगा, सुरक्षा भी नहीं प्राप्त होगा, शांति भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना, कोई भी चीज नहीं प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूसो थे कहाँ के? रूसो थे बाबू फ्रांस के, फ्रांस के। अब एक बात और बता दें, ये जो रूसो थे ना, फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। इनका फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका है, फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की भी बात की है, समान इच्छा की भी बात की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो बाबू इतनी बातें आज की क्लास में हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजों को कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।